तो आज से ये स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, नया टॉपिक जिसका नाम है ड्रग अब्यूज। इसका मतलब क्या होता है? ड्रग मतलब तो जानते हो दवाइयाँ, और अब्यूज का मतलब होता है उनका गलत उपयोग करना, मिस यूज ऑफ ड्रग्स, है ना। लिखेंगे इसमें सबसे पहले ड्रग अब्यूज का मतलब समझ लो, मिस यूज ऑफ ड्रग्स, दवाइयों का गलत उपयोग करना, मिस यूज ऑफ ड्रग्स, दवाइयों का गलत उपयोग करना। अब किसी का भी मिसयूज हो सकता है, आपने देखा है जैसे खांसी की दवाई आती है उसमें कोडीन डला रहता है, तो लोग बाग उसको एक शीशी ही पी लेते हैं, है ना। कोरेक्स में देखोगे क्या है, कोडीन है, मॉर्फिन है, ऐसी चीज़ें डली हुई हैं जो कि लंग्स में जाकर के खांसी के लिए काम करें, लेकिन उसका लोग क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। वो किसके अंदर आएगा? ड्रग अब्यूज के अंदर आएगा। सबसे पहले ड्रग अब्यूज में एक चीज पढ़ लेते हैं, अल्कोहल अब्यूज के बारे में। थोड़ा सा अल्कोहल के बारे में जान लेते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर है ना। चलिए लिखेंगे अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल अब्यूज, अल्कोहल का मिसयूज कैसे करते हैं लोग बाग? अल्कोहल मिसयूज, अल्कोहल अब्यूज। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है, ड्रिंक करता है, उसमें उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट खराब होने की संभावना है? लीवर और गट, दो चीजों को प्रभावित करता है। गट बोले तो इंटेस्टाइन का पूरा पार्ट, ठीक है। तो लिखेंगे यह लीवर व गट को प्रभावित करती है। इट इफेक्ट द लीवर एंड गट, यह लीवर और गट को प्रभावित करती है। लीवर में एक सिस्टम होता है पोर्टल सिस्टम के द्वारा इसे एब्जॉर्ब करना है, ठीक है ना। लिखेंगे यह गट से लीवर में पोर्टल सिस्टम के द्वारा जाती है। इट मूव फ्रॉम गट टू लीवर बाय पोर्टल सिस्टम। बॉडी में एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, वहां के द्वारा क्या होती है, ये गट से और कहां चली जाती है, लीवर में चली जाती है, ठीक है। अल्कोहल, सारी अल्कोहल, जितने भी अल्कोहल के ग्रुप हैं वो सारे पीने लायक नहीं है। केवल कौन सी अल्कोहल पी जाती है? एथेनॉल। लिखेंगे पीने के लिए एथेनॉल उपयोग होती है। फॉर द ड्रिंक एथेनॉल यूज, पीने के लिए एथेनॉल यूज होती है, पीने के लिए एथेनॉल यूज होती है। तो सारी नहीं पी सकते हैं, कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो कि टॉक्सिक हो, इसीलिए पीने में कौन सी यूज होती है, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति अल्कोहल पीता है तो सबसे पहले वह एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। लिखेंगे अल्कोहल सबसे पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। अल्कोहल फर्स्टली कन्वर्ट इनटू एसिटल्डिहाइड। देखो क्या है, समझो इधर, जैसे किसी ने एथेनॉल लिया, क्या लिया उसने बताओ, एथेनॉल लिया, तो सबसे पहले इसमें डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग करके और इसे एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर मैंने एक एंजाइम लगाया है, बताओ क्या, डीहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है बताओ, इस एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। लेकिन कौन सा एल्डिहाइड? एसिटल्डिहाइड। बताओ एसिटल्डिहाइड में इसको क्या कर देगा, ये
कन्वर्ट कर देगा। तो ये कन्वर्ट हो गया काहे में, एसिटल्डिहाइड में। अब ये एसिटल्डिहाइड कुछ समय बाद फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। फैटी एसिड क्या है, फैट है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है काहे में बताओ, फैटी एसिड में। और ये फैटी एसिड क्या होता है, फैट में कन्वर्ट होता है। और ये लीवर के, जैसे ये लीवर है, ये इस तरह से लीवर के चारों तरफ ऐसे लग जाता है। लीवर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। लीवर के चारों तरफ ये क्या लग रहा है, क्या पीने से, अल्कोहल पीने से ये फैट लग गया। और इसे कहा जाता है फैटी लीवर। क्या कहा जाता है, सुना है कभी फैटी लीवर हो गया है, कितने लोग सुने हैं फैटी लीवर। तो ये कहलाता है फैटी लीवर। क्या है बताओ, ये फैटी लीवर है। ये जब लीवर मोटा हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का पेट मोटा हो जाता है, तो पेट बाहर आ जाता है, पेट मोटा। इसीलिए जो लोग शराब पीते हैं उनका पेट बाहर आ जाता है। कंटिन्यू शराब पीने से क्या हो जाता है बताओ, क्योंकि लीवर में क्या हो चुका है, फैट चारों तरफ लग गई है, लीवर फैटी हो गया है, तो फैटी लीवर हो गया। अब जब लीवर के चारों तरफ फैट लग जाती है तो जो लीवर की सेल होती हैं, हिपैटोसाइट सेल, वो मरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो लीवर सेल क्या नाम है, हिपैटोसाइट सेल बिकम किल या डेड। क्या हो जाती हैं बताओ, वो मर जाती हैं। अब मर गई तो वहीं पड़ी हुई है, तो उनमें क्या होने लगेगा, इन्फेक्शन होने लगेगा। लीवर क्या होने लगेगा बताओ, लीवर क्या होने लगेगा, सड़ना स्टार्ट कर देगा। और इसके सड़ने को हो जाएगी लीवर, नाम सुना है सिरोसिस। क्या हो जाएगा बताओ, लीवर सिरोसिस। तो ये हो गई लीवर सिरोसिस। बोलो तो कैसे स्टार्ट हुई बताओ, एथेनॉल पिया, डिहाइड्रोजनेज लगा, उसको काहे में बदल दिया, एसिटल्डिहाइड, उसको कन्वर्ट कर दिया फैट में। और वो फैट लीवर के चारों तरफ लग गई, लीवर मोटा हो गया, पेट बाहर आ गया। अब लीवर के चारों तरफ फैट के जमा होने से, पेट मोटा होने के कारण जो लीवर की खुद की सेल थी वो मरना स्टार्ट हो गई। और उसमें क्या होना चालू हो गया, वो सड़ना चालू हो गया, उसकी सेल मरना स्टार्ट हो गई। मरी हुई सेल में इन्फेक्शन होने लगा और व्यक्ति को हो गई लीवर सिरोसिस। तो दारू पीने से फाइनली कौन सी बीमारी, लीवर सिरोसिस। इनिशियल उससे पहले, दारू सबसे पहले काहे में कन्वर्ट होती है, समझ गए। तो ये लोग जो ड्रिंक करते हैं उनके साथ यही घटना हो जाती है, लीवर सिरोसिस हो जाती है, फिर लीवर में सूजन, लीवर में सड़न। ठीक है, लिखो। लीवर के चारों तरफ लग गई फैट, लीवर हो गया मोटा, पेट हो गया उससे भी ज्यादा मोटा, पेट आ गया बाहर। और लोग बात समझते हैं कि दारू मुझे सूट कर रही है, मेरी बॉडी बन रही है। हाँ, कुछ लोगों से बताओगे तो बताएंगे कि आप शाम को थोड़ा सा हल्का लिटिल लिया करो, है ना। उन्हें ये नहीं पता है कि भैया मोटा नहीं हो रहे हैं, पेट मोटा हो रहा है और उसका कुछ कारण और ही है अंदर। सही बात है ना। हाँ, इसलिए बी केयरफुल। चलिए, हो गया क्या। तो फाइनली एथेनॉल लेने से लीवर की बीमारी लीवर सिरोसिस हो जाती है।
कौन सी बीमारी? लीवर सिरोसिस। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है। हो गया? बहुत धीरे लिखते हो तुम लोग। हाँ, एक और प्रॉब्लम। चलिए अब ये बताओ, ड्रिंक करने के बाद व्यक्ति में दो चेंज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो गिरता है, दूसरा वो बड़बड़ाता है। वो ऐसी दुनिया भर की बातें करेगा, लगता है कितना आध्यात्मिक व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है और इससे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है। तो उसमें होता क्या है, हमारे ब्रेन के जो दो मेन सेंटर हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम, जो कि सेरिबेलम क्या करता है, बॉडी का बैलेंस बनाता है। सबसे पहले ये उस पर असर करती है, इसलिए व्यक्ति बैलेंस बनाने में असमर्थ हो जाता है और गिरता पड़ता रहता है। और प्लस सेरिब्रम को भी प्रभावित करती है सेरिबेलम के साथ साथ, इसलिए उसका बोलने का सेंटर और थिंकिंग थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, इसलिए वो बड़बड़ाता है और गिरता है। तो लिखेंगे स्पेशल नोट लगा करके, यह है सेरिब्रम व सेरिबेलम दोनों को प्रभावित करती है। इट इफेक्ट बोथ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। यह सेरिब्रम व सेरिबेलम दोनों को प्रभावित करती है। इट इफेक्ट बोथ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। यह सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों को प्रभावित करती है। हो गया स्पेशल पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यह एडीएच को संदमित कर देती है। इट इनहिबिट द एडीएच का पूरा नाम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसे क्या कर देती है, ये संदमित करना मतलब रोकना या इसका सिक्रीशन कम कर देना। तो पहले तुम ये समझो कि एडीएच का काम क्या होता है, तो फिर पता चल जाएगा कि इससे क्या होगा। सुनो मेरी बात, बंद करो लिखना, इधर देखो। एडीएच हार्मोन्स क्या करता है, जो हम पानी पीते हैं इस पानी को मैक्सिमम बॉडी से एब्जॉर्ब करके रख लेता है और कम से कम यूरिन बनने देता है। अगर हम जितना पानी पिएंगे उतना ही यूरिन के माध्यम से बाहर कर देंगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो एडीएच क्या करता है, सारे पानी को एब्जॉर्ब करके टिश्यू के पास रखता है और कुछ पानी जो होता है वो यूरिन के माध्यम से बाहर चला जाता है। ये एडीएच का काम है। अब जब एडीएच कम हो गया, एडीएच कम हो गया तो क्या पानी अवशोषित हो पाएगा? तो सारा का सारा पानी कहां से जाएगा, यूरिन से बाहर चला जाएगा। इसीलिए एडीएच दारू पीने वालों को बार बार यूरिनेशन करने जाना होता है, और अगर कुछ ज्यादा ही ले पाते हैं तो जा ही नहीं पाते हैं, इसीलिए क्योंकि यूरिनेशन तो होगा, क्योंकि एडीएच क्या हो गया है, कम हो गया है, तो बार बार आएगी और तुम्हें बार बार जाना पड़ेगा। ठीक है। और इस पर सर नाम एंटी डायरेटिक इसलिए रखा गया है, वास्तव में यूरेटिक पदार्थ वो होते हैं जो यूरिन को बार बार करवाते हैं और वो उसके खिलाफ काम कर रहा है। देखो अगर एडीएच निकला होता तो क्या बार बार जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता, लेकिन ये कम निकला इसीलिए बार बार जाना पड़ेगा, है ना। तो ये एडीएच को क्या कर देता है, संदमित कर देता है। लिख लेना, क्या क्या लिखे हो, इट इनहिबिट द एडीएच, यह एडीएच को संदमित कर देता है, जिससे पानी का लॉस बढ़ जाता है। ड्यू टू दिस वाटर लॉस इंक्रीज, पानी की हानि बढ़ जाती है, पानी की हानि बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी, आगे लिखेंगे, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन,
यूरिन की मात्रा क्या हो जाती है बताओ, इसमें बढ़ जाती है। बार बार यूरिन करने जाना पड़ेगा भैया, क्योंकि एडीएच को क्या कर देती है अल्कोहल, कम कर देती है। तो पानी सोखने वाला चला गया, अब पानी तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो सारा यूरिन के माध्यम से बाहर जा रहा है। ठीक है, आगे लिखेंगे अल्कोहल गैस्ट्राइटिस पैदा करती है। गैस्ट्राइटिस, अल्कोहल कॉज द गैस्ट्राइटिस, अल्कोहल गैस्ट्राइटिस पैदा करती है या उत्पन्न करती है। ये गैस्ट्राइटिस क्या है, मेरी बात सुन लो, जिस शब्द में आइटिस शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब ही होता है सूजन। जैसे कहे अर्थराइटिस, आया आइटिस, अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन, जिसमें भी आ जाए ये शब्द समझ जाना ये सूजन है। तो गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि पेट में सूजन। तो अगर लगातार कोई अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसके गैस्ट्राइटिस हो सकती है। लिख लेना, इन्फ्लामेशन इन स्टमक, पेट में है ना, आमाशय में सूजन, आमाशय में सूजन है ना, तो ये क्या कहलाता है, गैस्ट्राइटिस कहलाता है। एक स्पेशल नोट ये है कि दवाइयां कभी भी अल्कोहल के साथ नहीं लेनी चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग सोचते हैं दवाई तो आ खा रहे हैं तो पानी के साथ तो पी रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, दरुए के साथ ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति दवाई अल्कोहल के साथ लेता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है, यहां पर जहरीले पदार्थ बन जाते हैं। ठीक है ना, तो लिख लेना, दवाइयों को कभी भी अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए, दवाइयों को कभी भी अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए। नेवर टेक ड्रग विथ अल्कोहल, कोई भी दवाई जो है किसके साथ नहीं लेनी चाहिए, कभी भी अल्कोहल के साथ, वरना दिक्कत हो सकती है। या ऐसा भी होता है कुछ लोग 7 बजे दवाई खाए और 7:30 बजे पी के आ गए, है ना, तो दवाई से ज्यादा उसका असर हो रहा है सही बात है। तो ये था अल्कोहल का अब्यूज। मैंने आपको छोटा सा बताया कि अल्कोहल अब्यूज क्या है। सबसे पहले कौन सी अल्कोहल लेना है, कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, लीवर कैसे प्रभावित होता है और लीवर सिरोसिस क्या है ना। अब बात करते हैं दवाइयों की, ड्रग अब्यूज क्या है, और है ना। चलिए, तो अल्कोहल था, आगे लिखेंगे ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज, सबसे पहले ड्रग की बात करेंगे फिर उनका अब्यूज करेंगे, मिस यूज बाद में करेंगे, पहले उनका क्या करेंगे बताओ। पहले हम उनका मतलब समझेंगे। हमारे पास जो दवाइयां मेनली इसमें यूज की जाती हैं वो 2 तरह की हैं, लिखेंगे इसमें, दीज आर 2 टाइप ऑफ ड्रग्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ ड्रग्स। यहां पर इनके 2 प्रकार हैं, यहां पर इनके 2 प्रकार हैं। पहला साइकोट्रॉपिक ड्रग, पहली दवाइयां हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग, समझिएगा इनको, साइकोट्रॉपिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक ड्रग, और दूसरी है हेलुसिनोजन। तो 2 कैटेगरी में मैंने इनको बांटा है, साइकोट्रॉपिक ड्रग और हेलुसिनोजेंस। ये क्या है, इन दवाइयों से क्या मतलब है, कैसे इनका नशा होता है, कैसे ये लोग इसको यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साइकोट्रॉपिक ड्रग में इस थोड़ा सा लिखेंगे, इसके नीचे क्या है, पहले इधर लिख लो साइकोट्रॉपिक और इधर लिख दो हेलुसिनोजेंस, थोड़ा थोड़ा लिखना है। सबसे पहले साइकोट्रॉपिक ड्रग में लिखेंगे साइकोट्रॉपिक ड्रग, समझो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को घटाते हैं। क्या करते हैं बताओ,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को घटाते हैं। तो लिखेंगे यह सीएनएस की एक्टिविटी को घटा देते हैं, यह सीएनएस की एक्टिविटी को, यह सीएनएस की एक्टिविटी को घटा देते हैं, यह सीएनएस की एक्टिविटी को घटा देते हैं। These are decrease the activity of CNS। CNS बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों की एक्टिविटी को कम कर देंगे। बोले तो मैसेज का ट्रांसफर धीरे धीरे होने लगेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी कि जिससे हमारा नर्वस सिस्टम स्लो कार्य करने लगेगा। ऐसी दवाइयों को साइकोट्रोपिक ड्रग कहते हैं। उधर लिखेंगे हेलोसिनोजेंस क्या होते हैं। हेलोसिनोजन में लिखेंगे, हेलोसिनोजेंस में लिखेंगे मूव अवे फ्रॉम द रियलिटी, मूव अवे फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से परे या दूर कर देते हैं, वास्तविकता से दूर कर देते हैं। हेलोसिनोजेंस वो दवाइयां होती हैं जो आपको वास्तविकता से दूर कर देंगी। आपको जो वास्तविक चीजें हैं वो दिखाई नहीं देंगी, हाई फाई बस दिखाई देगा, बस हो गया। ठीक है ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि पारस सर सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, ये जो तुम्हारा दोस्त है वो सही बता रहा है। ठीक है ना, तो आपको भ्रम पैदा कर देंगी, भ्रमित कर देंगी ये दवाइयां। तो हेलोसिनोजेंस वो दवाइयां होती हैं जो हमें वास्तविकता से दूर कर देती हैं। तो बताओ, अभी मैंने आपको दो तरह की दवाइयां बताई, एक है साइकोट्रोपिक ड्रग्स, दूसरा हेलोसिनोजेंस। साइकोट्रोपिक ड्रग्स वो होती हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो कर देती हैं। हेलोसिनोजेंस वो होते हैं जो हमारे को इस दुनिया से परे कर देते हैं, हमारी वास्तविकता क्या है हमको उससे दूर कर देती हैं। लिखो, इतना हो गया है। आगे लिखेंगे, नोट लगाएंगे, नोट लगाओ, नोट लगाएंगे। इन दवाओं का यूज करने से या मिस यूज करने से ऐसा लिखेंगे, ऑन द मिस यूज ऑफ दीज ड्रग्स, ऑन द मिस यूज ऑफ दीज ड्रग्स, इन दवाओं का मिस यूज करने से लत व निर्भरता आती है, लत व निर्भरता आती है। ऑन द मिस यूज ऑफ दीज ड्रग्स, these drugs, addiction and dependency comes, addiction and dependency, addiction, addiction माने क्या होता है, लत। एडिक्ट हो चुका है फिर व्यक्ति, उसका एडिक्शन और लत आती है, एडिक्शन और लत आती है, लत लग गई, एडिक्शन, डिपेंडेंसी आ गई। डिपेंडेंसी मतलब उस व्यक्ति का बॉडी जो है उसी पर निर्भर कर गई। अब जब शाम को इसको एक बार मिलेगी नहीं तब तक उसका शरीर कांपने लगेगा, ज्यादा करोगे बुखार आ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, एकदम से फिर उससे नहीं छूटेगी, कोई सी भी नशा रहा हो। ठीक है ना, तो क्या होता है बताओ, ये उसकी बॉडी भी क्या हो जाती है, ज्यादा मिसयूज करता है तो उसकी बॉडी उसी के ऊपर क्या हो जाती है, डिपेंड करने लगती है, इतनी बुरी तरह से उसको उसकी लत लग जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अब इधर सुनो, जो ये लत एडिक्शन है या डिपेंडेंसी है, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लिखेंगे, आगे लिखेंगे, लत व निर्भरता को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी डिवाइड इनटू टू पार्ट, लत व निर्भरता को दो भागों में बांटा गया है। इसको भी हम दो भागों में बांट रहे हैं, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, ये जो लत लगी हुई है, जो उनका बॉडी डिपेंड किया है, निर्भर किया है, वो उसकी बात कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल देखो लत कैसी है या डिपेंडेंसी कैसी है। देखो, इसमें व्यक्ति आपको बाहर से बिल्कुल ही हष्ट पुष्ट दिखेगा,
लगेगा इसे कोई बीमारी नहीं है ना। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले साइकोलॉजिकल बीमार कैसा होता है, लिखेंगे इसमें सिम्टम्स नॉट विजुअल एक्सटर्नली, सिम्टम नॉट विजुअल एक्सटर्नली, लक्षण बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लक्षण बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। और इसमें लिख देना सिम्टम्स विजिबल एक्सटर्नली, इसमें सिम्टम बाहर से दिखाई देते हैं। वो इतनी दवाइयां ले रहा था, मिसयूज कर रहा था, है ना, उनका उसे लत लग गई, उसकी बॉडी निर्भर करने लगी। लेकिन अभी वो दो तरह से निर्भर कर सकती है, हो सकता है साइकोलॉजिकली उसका बॉडी निर्भर हो गया हो, या फिर फिजियोलॉजिकली उसकी बॉडी निर्भर हो गई हो उस दवाई के लिए। साइकोलॉजिकली जब उसकी बॉडी डिपेंड करती है तो उसको बाहर से देख करके नहीं पहचान पाओगे। उसका अंदर जो दिमाग है, उसके अंदर जो दिमाग है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के अजीबो गरीब ख्याल लाता रहता है, पर वो हमसे जब मिलेगा और हमें दिखेगा तो हमें लगेगा कि ये एकदम बहुत अच्छा है, कुछ भी इसके अंदर गड़बड़ी, ऐसे कोई बीमार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि ये साइकोलॉजिकली है। फिजियोलॉजिकल क्या होगा, ये लत बाहर से दिखेगी, जैसे ही आप उसे उसका एडिक्ट करने वाला मटेरियल नहीं मिलेगा तो बाहर से दिखाई देने लगेगा। शराब नहीं पिएगा या कोई भी चीज जो एडिक्ट कर रहा था तो उसके हाथ कांपने लगेंगे, बुखार आने लगेगी, गिरने लगेगा, धुंधला दिखाई देने लगेगा। ऐसे व्यक्ति के सिम्टम उसे कहां से दिखाई देने लगेंगे, बाहर से। तो दो तरह के डिपेंडेंसी हो गई ना, एक तो बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा लेकिन उसके मन में अजीब तरह के ख्याल आते रहेंगे, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन बाहर से आप अगर उसे देखोगे तो आपको ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होगा कि इसे भी कोई बीमारी है। तो बाहर से विजुअल नहीं होते हैं और इसमें बाहर से विजुअल होते हैं। लिखो, इसमें बाहर लिख गया है क्या, इधर वाले में लिख लिए हो, बाहर से विजुअल होते हैं। जैसे लिख लो, जैसे नोजिया, हेडेक, फीवर, नोजिया, हेडेक, फीवर, घबराहट, सिर दर्द, बुखार, है ना, ऐसी चीजें उसको प्रताड़ित करने लगेंगी। और इधर लिख देना अजीब तरह के ख्याल आना, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग, विभिन्न प्रकार के ख्याल, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग, विभिन्न प्रकार के ख्याल। चलो, ये हो गई दवाइयों की चर्चाएं और वो हमारी बॉडी पे कैसे असर करते हैं। तो दवाइयां दो तरह की, बोलो कौन कौन सी, साइकोट्रोपिक और हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस कौन थे, जो वास्तविकता से परे कर देंगे। और पहला नंबर साइकोट्रोपिक क्या होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करेंगे। डिपेंडेंसी दो तरह की हो जाएगी। अब एक एक करके इन दवाइयों को भी पढ़नी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग साइकोट्रोपिक ड्रग पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए, साइकोट्रोपिक ड्रग, साइकोट्रोपिक ड्रग, साइकोट्रोपिक ड्रग। साइकोट्रोपिक ड्रग, पहले लिखेंगे सेडाटिव, सेडाटिव। सेडेटिव क्या होते हैं, सेडेटिव ये पहली साइकोट्रोपिक ड्रग की कैटेगरी है, सेडेटिव। लिखेंगे साइकोट्रोपिक है तो पक्का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करेगी, है ना। तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट तो वही है, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को संदमित कर देते हैं, यह सीएनएस को संदमित करती है। मतलब काम कहाँ करेगी बताओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगी, सेडेटिव जो भी लेगा बोलो कम कर देगी।
और ये किसके लिए डॉक्टर यूज करता है? यह शांति और निद्रा के लिए यूज की जाती है। जैसे किसी को शांति नहीं है ना, उसको नींद नहीं आ रही है, थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, तो नींद वगैरह की दवाई में सेडेटिव्स है, वो सेडेटिव की कैटेगरी है। ठीक है, तो लिख लेना इसमें, सेडेटिव में लिख लेना कि यह शांति और निद्रा लाती है। इट कम्स रेस्ट एंड स्लीप, यह शांति और निद्रा लाती है, रेस्ट एंड स्लीप। आगे, इट इज ऑल्सो यूज इन एंजाइटी, यह एंजाइटी में यूज होती हैं। यह एंजाइटी क्या है? नींद नहीं आ रही है, सिर दर्द हो रहा है ना, नींद के कारण सिर दर्द होने लगा, तो ऐसी दवाइयों में ये यूज किया, ऐसे विकारों में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो काहे में यूज होती है बताओ? एंजाइटी में यूज करते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सेडेटिव, कुछ दवाई बता रहे हैं क्या डला है उसके अंदर। एग्जाम्पल ऑफ सेडेटिव, सेडेटिव के एग्जाम्पल, पहला लिखेंगे बार्बिट्यूरेटस, बार्बिट्यूरेटस, पहला है बार्बिट्यूरेटस। ये क्या है? ये एक सेडेटिव्स है जिसके कारण हमें नींद आती है। समझो, ये एक एसिड की कैटेगरी में आता है। लिखेंगे इट इज अ एसिड, यह एक एसिड है, यह एक एसिड है। अब सुनो ये क्या चीज है बार्बिट्यूरेटस। अगर किसी दवाई में ये डला हुआ है, ये डाला हुआ है और उसने किसी ने इसको खाया तो उसे क्या आ जाएगी? नींद आ जाएगी, है ना। सुनो मेरी बात, अपनी बॉडी के अंदर भी ये बाई सेल्फ बनता है, बाहर से लेने की जरूरत। जब हम सोने के लिए जाते हैं और हमें नींद आती है तो हमारी बॉडी में ये अपने से बन गया है और ये बना और हमें नींद आई। लेकिन अगर किसी में नहीं बना तो उसको नींद, अगर नहीं आ रही है, नहीं बन रहा है तो बाहर से दे दो। तो ये बाहर से दे देते हैं तो फिर से क्या हो जाती है? नींद आ जाती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये तो बनता तभी है जब अंधेला हो जाता है, पर हम तो अंधेला बंद करते ही नहीं है। लाइट बुझा दिए तो मोबाइल चला रहे हैं, तो क्या मोबाइल की रोशनी नहीं जा रही है? तो ये बन ही नहीं पा रहा है ना। तो पहला एग्जाम्पल हमने क्या बताया? बार्बिट्यूरेटस। और ये क्या करता है बताओ, है ना, लिख लेना। सोने के समय स्वयं भी बॉडी में बनता है। ड्यूरिंग द स्लीपिंग इट फॉर्म सेल्फ इन बॉडी। सोने के समय यह बॉडी में सेल्फ भी बनता है, सोने के समय यह बॉडी में सेल्फ भी बनता है। और इसको कोई बाहर से लेगा, अगर उसको नींद नहीं आ रही है तो नींद आने लगेगी। ठीक है, तो नींद की दवाइयों में है सेडेटिव्स, और वो किस प्रकार की दवाई है? एक प्रकार की साइकोट्रोपिक ड्रग है। कैसी दवाई है? चलिए दूसरा लिखेंगे नारकोटिक्स। नारकोटिक्स सुना है नाम? नारकोटिक्स लिखेंगे, नारकोटिक्स, ओपियोइड्स, नशीले पदार्थ हैं ये भी। नारकोटिक्स, जितने भी ये नारकोटिक्स की दवाइयां हैं, नशीले पदार्थ हैं, ये सब पॉपी प्लांट से प्राप्त होते हैं। काहे से? पॉपी प्लांट्स, अफीम वाला। ठीक है, लिखेंगे यह सबसे ज्यादा पॉपी प्लांट से प्राप्त होते हैं। These are mostly obtained from the poppy plant. यह ज्यादातर पॉपी प्लांट से प्राप्त होते हैं। यह ज्यादातर पॉपी प्लांट से प्राप्त होते हैं। पॉपी प्लांट, अफीम का पौधा, पॉपी प्लांट। साइंटिफिक नेम जानते हो? हाँ बोलो। पावर
सोमनीफेरम, है ना, लिख लीजिए। ये पॉपी प्लांट से क्या प्राप्त होता है? अफीम का प्लांट है ये। कैसे प्राप्त करते हैं पता है? इसका जो अनराइप फूड होता है, कच्चा फल, उसमें इंजरी मार करके उससे लैटेक्स निकालते हैं। लैटेक्स क्या होता है? दूध के जैसा पदार्थ। लिखो, इसको लिखेंगे। यह कच्चे फलों से लैटेक्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह कच्चे फलों में लैटेक्स के द्वारा प्राप्त होता है। इट ऑब्टेन फ्रॉम अनराइप फ्रूट, इट ऑब्टेन फ्रॉम अनराइप फ्रूट ऑफ द लैटेक्स, है ना। लैटेक्स क्या है? दूध जैसा पदार्थ। जैसे हम किसी पेड़ पे अगर काटते हैं तो कभी कभी देखे हो, उससे सफेद कलर का पदार्थ निकलता है, वही क्या है? लैटेक्स है। और अगर ये हम पॉपी प्लांट का लैटेक्स ले रहे हैं तो वो कैसा होता है? उसमें ये कैरेक्टर होते हैं, नशीले होते हैं, और इनका उपयोग इन दवाइयों में किया जाता है। ठीक है। पॉपी प्लांट से नेचुरली अगर कोई चीज निकलती है तो दो चीजें निकलती हैं, फिर उनमें थोड़ा बहुत कुछ चीजें मिला करके और भी चीजें बनाई जाती हैं। क्या कहा? अगर किसी के पास पॉपी प्लांट है तो उस प्लांट में इंजरी करके, लैटेक्स निकाल करके उससे दो चीजें मेनली बनाई जा सकती हैं नेचुरली, बिना कुछ मिलाए। लिखेंगे, पॉपी प्लांट से नेचुरली दो चीजें प्राप्त होती हैं। फ्रॉम द पॉपी प्लांट नेचुरली पॉपी प्लांट से सामान्यतः दो चीजें प्राप्त होती हैं। नंबर फर्स्ट है मॉर्फिन। सुना है नाम? नंबर फर्स्ट लिखेंगे मॉर्फिन। तो पॉपी प्लांट से नेचुरली सबसे पहली चीज जो मैं लिखवा रहा हूं वो है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है? ये क्वेश्चन आया था इस बार। यह एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, दर्द निवारक। तो दर्द की दवाइयों में मॉर्फिन हो सकता है। लिख लेना, यह एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, यह एक अच्छा दर्द निवारक है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर, यह एक दर्द निवारक है। तो इससे पहली चीज ये प्राप्त होती है। दूसरा लिखेंगे कोडीन। यही दो चीजें हैं जो पॉपी प्लांट से नेचुरली निकलती हैं। कोडीन क्या करता है? ये तो पेन किलर हो गया, ऐसे याद रख लेना। कोडीन जो है खांसी की सिरप में यूज होता है। तो यू लिखेंगे, इट यूज इन कफ सिरप। यह खांसी के सिरप में यूज होता है। यह खांसी के सिरप में यूज होता है। ब्रांकियोडाइलेटर है, ब्रोंकियोडाइलेटर। ब्रांकियोल्स डायलेटर। ब्रांकियोल्स क्या है? देखो, खांसी आती है, हमारी जो लंग्स के जो ब्रांकियोल्स, ब्रोंकाई, ये सब हैं, अगर उनको क्या कर देता है? ये थोड़ा फैला देता है, डायलेट कर देता है। क्योंकि जितनी भी मैंने आपको बताया था, अगर खांसी आ रही है तो कौन सा अपनी बॉडी का अंग प्रभावित हो रहा है? फेफड़े या पूरा उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक, पूरा पाथ प्रभावित हो रहा है। तो इसमें क्या रहता है? कोडीन डाल देते हैं और ये लंग्स में जाकर के उसके ब्रोंकियोल्स में कार्य करता है, उसको डायलेट कर देता है, खांसी से राहत मिल जाती है। अब इसकी लिमिट है कि कितना लेना है। कोई इसी को ज्यादा लेगा तो नशीले पदार्थ है, नशा हो जाएगा। यही तो मिस यूज है। और अगर ऐसा करेगा तो उसे लत लगेगी। लत लगेगी तो कैसा हो जाएगा? जो अभी अभी बताए हैं, शरीर कांपेगा। फिर समझ रहे हो?
तो पॉपी प्लांट से दो नेचुरल चीजें कौन सी प्राप्त होती हैं? मॉर्फिन कहां से प्राप्त होता है? पॉपी प्लांट से। मॉर्फिन का उपयोग काहे में होता है? दर्द निवारक। दूसरा, कोडीन कहां से प्राप्त होता है? पॉपी प्लांट। इसका उपयोग काहे में होता है? कफ सिरप में। कहां जाके काम करता है? ब्रोंकियोल्स, उसको डायलेट कर देता है। ठीक है, ये हो गए नेचुरल। कुछ ऐसे हैं जो सेमी सिंथेटिक हैं, मतलब इनसे भी कुछ निकालो और कुछ और मिला दो तो नई चीज बन जाएगी। लिखेंगे सेमी सिंथेटिक मटेरियल। सेमी सिंथेटिक मटेरियल, सेमी सिंथेटिक मटेरियल, सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, आधे नेचुरल और आधे बनाए हुए। सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक लिखेंगे। सेमी सिंथेटिक का हेरोइन, हेरोइन सुने हो? हेरोइन। तो ये सेमी सिंथेटिक है, बनाया हुआ है, कुछ पॉपी प्लांट की चीजें मिला दी गई हैं और कुछ बाहर से और ला करके मिला देंगे, क्या बन जाएगा? हेरोइन। हेरोइन का दूसरा नाम स्मैक, स्मैक, ब्राउन शुगर, ये सब इसी के नाम है और ये सेमी सिंथेटिक है। लिखते चलिए। सर क्या करते होंगे, कैसे बनाते होंगे सर हीरोइन को? सर ये इसको मुंबई जाना पड़ता होगा, जब ये बंबई जाएगी तभी तो हीरोइन बन पाएगी। नहीं, इसको हम मॉर्फिन से हीरोइन बना देंगे। काहे से? क्योंकि मॉर्फिन नेचुरल है, मैंने कहा है कि उसमें कुछ मिलाने से सेमी सिंथेटिक बनेगा। तो लिखेंगे मॉर्फिन प्लस, मॉर्फिन प्लस डाई एसिटाइल, डाई एसिटाइल प्लस मॉर्फिन। तो मॉर्फिन में क्या मिला देते हैं बताओ? डाई एसिटाइल मिला दो तो बन जाएगा डाई एसिटाइल मॉर्फिन। बोलो क्या बन जाएगा? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या बन गया बोलो? तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और डाई एसिटाइल मॉर्फिन ही क्या है? हीरोइन है। तो देखो इधर देखो, मॉर्फिन कैसे मिला था? नेचुरल। उसमें एक चीज मिला दिए तो कैसा हो गया? पूरा सिंथेटिक नहीं है। क्या पूरा बनाया हुआ है? नहीं भैया, मॉर्फिन में मिलाए हैं। बोलो हाँ। तो लिखिए तो ये हीरोइन हो गया। सिंथेटिक लिखिए, सिंथेटिक बनाया गया पूरा, सिंथेटिक। इसमें तो पूरा का पूरा कन्वर्ट कर लेंगे सिंथेटिक। पहले कैसा था? नेचुरल के दो एग्जांपल, मॉर्फिन और कोडीन। सेमी सिंथेटिक का हीरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर। और अब है सिंथेटिक, मेथाडोन, मेथाडोन ये है नाम। ये कैसा है बताओ? ये कैसा है? पूरा का पूरा सिंथेटिक है। ये वो चीज है जो कि नशा मुक्ति केंद्रों में नशा छुड़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो लिख देना, यूज इन डी एडिक्शन सेंटर। लिख देना, यह नशा मुक्ति केंद्रों में उपयोग होता है। यह नशा मुक्ति केंद्रों में उपयोग किया जाता है। इट इज यूज इन डी एडिक्शन सेंटर। ये वो सेंटर होते हैं जहां पर लोगों को रखा जाता है और उनसे क्या किया जाता है?
नशा छुड़वाया जाता है। तो उनको डाइट में या उनको खाने में क्या दिया जाता है, तो उनसे उनको धीरे धीरे नशे की लत को छुड़ाया जाता है। क्योंकि अगर किसी को लत लगी है बताओ, तो एकदम से छुड़ाएंगे तो वही सिम्टम आने लगेंगे, सिर दर्द होने लगेगा, कपकपी आने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, बुखार चढ़ाएगी, है ना। तो यहां पर इन सेंटरों में क्या किया जाता है, दवाइयों के माध्यम से। तो कौन सी चीजें नशा मुक्ति केंद्रों में यूज होती हैं, मेथाडोन। याद रहेगा कि भूल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला लिखेंगे, स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट लिखिए, स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट लिखेंगे इसमें, यह है, देखो वो लोग क्या करते थे, अभी तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को घटा रहे थे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाने वाली हैं। लिखेंगे यह सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ये भी साइकोट्रॉपिक ही पढ़ रहे हैं सब हम। यह सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, यह सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ये भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेने से आपके नर्वस सिस्टम की सक्रियता थोड़ा बढ़ जाएगी, आप सक्रिय हो जाएंगे। जैसे चाय एंड कॉफी, लिखिए जैसे चाय और कॉफी, टी एंड कॉफी। चाय और कॉफी पीने से थोड़ा आपको ऐसा तरोताजा महसूस होता है, नहीं होता है? उससे क्या होता है, नींद गायब हो जाती है, नर्वस सिस्टम थोड़ा क्या हो जाता है, फ्रेश, एक्टिव हो जाता है ना। तो चाय और कॉफी, इनमें क्या है लिखना, इनमें कैफीन होता है। लिखेंगे इट कंटेन कैफीन, इनमें कैफीन होता है, इट कंटेन कैफीन, इनमें कैफीन होता है। तो चाय और कॉफी से क्या मिलता है, क्या मिलता है, कैफीन मिलता है। और एक चीज है, लिखेंगे टोबैको, तंबाकू, तंबाकू खाओ भैया, टोबैको, टोबैको क्या निकलता है, लिखेंगे निकोटीन, निकोटीन निकलता है, इट कंटेन निकोटीन। निकोटीन कैसे ले सकते हैं इसको, चबाकर और पीकर, स्मोकिंग, है ना। तो तंबाकू से क्या निकलता है, निकोटीन। अब अगर किसी भी व्यक्ति ने खाया निकोटीन तो इसका असर कहां होगा, नर्वस सिस्टम में। ये जाकर के प्रभावित करता है एड्रीनल ग्लैंड पर, कार्य करता है। लिखेंगे इट वर्क ऑन एड्रीनल ग्लैंड। कहां पर होती है ये, किडनी के ऊपर छोटी सी लगी हुई है, तो ये वहां पर काम करता है एड्रीनल ग्लैंड पर। तो ये कहां काम करेगा बोलो, एड्रीनल ग्लैंड पर, और एड्रेनलिन हार्मोन्स को सीक्रेट करवाएगा। कौन सा हार्मोन्स, एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कर देगा, इंक्रीज। इससे क्या होता है, बीपी जो होता है, हार्ट रेट जो होता है, वो सब क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्योंकि यही तो क्या, एड्रेनलिन हार्मोन्स क्या कर देता है, हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है, बीपी इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट बढ़ता है। तो इस प्रकार से निकोटीन भी काम करता है ना। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग आपको दुकान में टपरे में दिख जाएंगे, चाय तो ले ही रहे हैं, साथ कॉफी तो ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में धूम्रपान दंडिका भी पकड़े हुए हैं, दोनों एक साथ।
कैफीन से भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम खोल रहे हैं और निकोटीन से भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम खोल रहे हैं, है ना। तो ये निकोटीन भी क्या करता है बताओ, बोलो। पर इनके भी कुछ नुकसान है, लिखेंगे नुकसान। हाँ, ये एड्रीनल ग्लैंड पे कार्य किया, तो एड्रीनल ग्लैंड ने हार्मोन्स निकाला, एड्रेनलिन हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स क्या कर देता है, बीपी और हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो तंबाकू खाने से ये होता है, आई बात समझ में, ठीक है। पर इसके भी नुकसान है, लिखेंगे क्या नुकसान है, लिखेंगे सबसे पहला नंबर लिखेंगे, यह भी लत लाते हैं। आल्सो मेक द हैबिट, इनसे भी क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है, तंबाकू वाले की हैबिट कि दिन भर तंबाकू चबाओ, ठीक है ना। कॉज माउथ कैंसर, मुंह का कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, कॉज माउथ कैंसर, माउथ कैंसर, लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर, फेफड़े में कैंसर हो सकता है ना। इम्फाइसेमा, इम्फाइसेमा सुने हो, कितने लोग सुने हैं, बात स्पीच, फेफड़े की दीवारें एल्वियोलाई नष्ट होने लगे, इम्फाइसेमा कहलाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और किसी भी प्रकार के दीर्घकालिक रोग फेफड़े के हो सकते हैं, कैसे, दीर्घकालिक रोग, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, कुछ साइकोट्रॉपिक ड्रग बताया, अभी और भी हैं, अभी बताएंगे आप लोग को, कोकीन वगैरह, कोका वगैरह, इरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होती है, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा अगले एपिसोड में, ठीक है। और अगला एपिसोड आएगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आगे के लिए कल।